नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इस छोटे से सेशन में जहां आज दिन भर की खबरों में से जहां जहां मेरे को करंट लगा उस करंट को निकालने की कोशिश करिए। तो चलो चलते हैं करंट निकालने। आज की इन खबरों में सबसे पहली खबर ये है कि राज्य के सभी जो 3 डिस्कॉम हैं उनको धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का RDSS योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन किया गया है। RDSS योजना वैसे रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर रिफॉर्म स्कीम है। पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र सुधार योजना ये डिस्कॉम की वित्त मंत्रालय द्वारा 2021 में चालू करी गई थी और इसमें बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार, संचालन क्षमता और उपभोक्ताओं को 24/7 गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति उपलब्ध करवाना, स्मार्ट मीटरिंग, IT आधारित सेवाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इनको और ज़्यादा विकसित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो एक योजना ये यहाँ इसका क्रियान्वयन किया गया है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। इस योजना में ऐसे गांवों को शामिल किया गया है जिनकी जनसंख्या 500 या उससे अधिक है और में कम से कम 50% जनजातीय निवासी है। ठीक है, इसका उद्देश्य इसका उद्देश्य भी सुन लें योजना का। जनजातीय बहुल क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका संबंधी अंतराल के दूर कर उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। यह मुख्य पॉइंट है। ये कैबिनेट के निर्णय में ये कुछ जो चीज़ें आज हुई उसका सार है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिम्स की स्थापना के विधेयक के प्रारूप पर सहमति बनी है। रिम्स क्या है? रिम्स जैसे एम्स है ना, उसी तर्ज पे राजस्थान हेल्थ जो यूनिवर्सिटी राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है उसकी स्थापना होगी एम्स नई दिल्ली की तर्ज पे। तो इसके विधेयक पर के प्रारूप पर सहमति बनी है। राज्य का एकमात्र PG स्तर का ये चिकित्सा संस्थान होगा और इसके माध्यम से सुपर स्पेशलिटी सेवाओं को नया आयाम मिलेगा। ठीक है, चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान और रोगी देखभाल के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति होगी, यानी रिसर्च लेवल पर भी ये थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है कैबिनेट के निर्णय में राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति 2025 को स्वीकृति मिली है। इस नीति में सामाजिक, सार्वजनिक, धार्मिक, चैरिटेबल संस्थाएं, निजी निवेशक, कंपनियां, ट्रस्ट, समाचार पत्र भी शामिल है। ये ऑप्शन में कौन से एब्सेंट हो सकते हैं ये आपको ध्यान रखना है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और सरकारी विभागों को भूमि आवंटन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, राजकीय विभागों को उनकी गतिविधियों हेतु निर्धारित सीमा तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी इस योजना के तहत, इस नीति के तहत। तो ये कुछ मेन चीज़ें हैं। एक तो रिम्स की स्थापना का विधेयक पारित हुआ, एक राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में भूमि आवंटन नीति 2025 है उस पर सहमति बनी, उसको स्वीकृति मिली, और एक धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान ये इसका क्रियान्वयन में सहमति मिली। नेक्स्ट जो है यहाँ एरोस्पोर्ट गतिविधि हेतु हवाई पट्टियों की भूमि लीज और आवंटन नीति के प्रस्ताव को भी यहाँ मंजूरी मिल गई है कि जो वेस्ट पड़ी हवाई पट्टियाँ हैं उनको लीज पर दिया जा सकता है और इससे रोजगार के अवसर मिलेंगे, वहाँ अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे और एडवेंचर टूरिज्म को प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसे लीज की अधिकतम अवधि 20 वर्ष निर्धारित की गई है और अधिकतम जो भूमि है वो 2000 वर्ग मीटर ही आवंटित की जा सकेगी और लीज शुल्क जो होगा 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष के हिसाब से होगा और कंसेशन शुल्क 6 लाख रुपए प्रति एयर स्ट्रिप प्रति वर्ष रहेगा। ठीक है, ये कुछ शर्तें हैं लीज पर जो गवर्नमेंट देगी एरोस्पेस कंपनियों को, एरोस्पोर्ट्स गतिविधियों को चलाने के लिए किसी प्राइवेट कंपनी को या किसी भी इंस्टीट्यूट को, तो उसकी ये शर्तें हैं। नेक्स्ट विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी मिली है आज ही और इसमें 8 से ये देखो ये काम की बात है 8 से 45 वर्ष के जो युवा है उनको मार्जिन मनी और कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि ताकि वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके
और नए सूक्ष्म और लघु उद्योगों की स्थापना पहले से चले ऐसे उद्योगों के विस्तार और विविधीकरण और आधुनिकीकरण के लिए 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8% तक का ब्याज अनुदान दिया जाएगा, यानी 8% ब्याज माफ़ किया जाएगा 2 करोड़ तक का अगर लोन लेता है तो। महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग श्रेणी के उद्यमियों, ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित उद्यम, बुनकर कार्ड धारक, बुनकर एवं शिल्पकारों को 1 करोड़ से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिलेगा, यानी इसके अलावा 1% और यहाँ छूट मिलेगी। जो भी SC ST है या ग्रामीण क्षेत्र में जो कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है उन पर। नेक्स्ट जो है विकसित राजस्थान का सपना का कौन से ईयर तक है? 2047 तक है। विजन डॉक्यूमेंट का अनुमोदन हुआ है इसमें। और यहाँ 4 थीम, 13 सेक्टर और 45 भागों की सहभागिता से राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीति द्वारा तैयार किया गया एक डॉक्यूमेंट है। यानी ये डॉक्यूमेंट किसके द्वारा तैयार किया गया? ये फुल फॉर्म रीति के आपको पूछ सकते हैं। राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन पूछ कर सकते हैं, ध्यान अपने को रहना ही चाहिए, ठीक है। और राजस्थान को वर्ष 2030 तक, कब तक? 2030 तक कितनी बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था? 350 बिलियन डॉलर। और वो 2047 तक 4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। ये अर्थव्यवस्था का इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसको भी आप ध्यान दे लीजिए। 2030 तक 350 बिलियन डॉलर और 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की विजन यहाँ रखा गया है। आज क्या है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है। आज ही के दिन अपना चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी, तो ये दूसरी वर्षगांठ है चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे। ये जो लोगो है वो आज की इस तारीख को आपको याद दिलाता रहेगा हमेशा, ठीक है। ऑनरिंग सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3 के जो सॉफ्ट लैंडिंग का सक्सेसफुल लैंडिंग का जो अवसर था उसको सेलिब्रेट करने के उद्देश्य से नेशनल स्पेस डे आज मनाया जाता है। नेक्स्ट जो है वो एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से। क्या? जैसलमेर और बीकानेर में सोलर पार्क की स्थापना के लिए RVUNL को भूमि आवंटन को मंजूरी मिली है। यानी अब सोलर पार्क कहाँ भी स्थापित होंगे? जैसलमेर में और बीकानेर में भी स्थापित होंगे, ठीक है। और इसमें सीमावर्ती जिलों में समानांतर सड़क निर्माण की पहल के तहत बाड़मेर में 158.0792 हेक्टेयर भूमि के आवंटन को स्वीकृति मिली है, ठीक है। ये समानांतर सड़क के लिए और उसके सड़क के लिए और सोलर पार्क के लिए जैसलमेर और बीकानेर में। नेक्स्ट, दिव्यांगजन के लिए जो दृष्टिबाधित मतदाता है उनके लिए EVM मशीन पर ब्रेल लिपि की सुविधा प्रदान करवाई गई है निर्वाचन आयोग द्वारा, ठीक है। दृष्टिबाधित और अशक्त मतदाताओं के मतदान करने के लिए सहयोग या सहायता का प्रावधान है। मतलब इस टाइप से क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसमें कौन सा नहीं है, तो ये चीज़ें अपने को ध्यान में रहनी चाहिए। और ब्रेल लिपि में डमी मतपत्र होता है, तो ये कुछ चीज़ें थी। नेक्स्ट जो है ये मैं बता चुका हूँ। नेशनल स्पेस डे के इस शुभ अवसर पर जो इसरो है उन्होंने एक नया मॉडल लॉन्च किया है, और मतलब लॉन्च शो किया है, जिसकी लॉन्चिंग फर्स्ट मॉड्यूल की लॉन्चिंग एक्सपेक्टेड है 2028 में, और फुल स्टेशन कब इस्टेब्लिश हो जाएगा? 2035 तक। ये आगे की रणनीति है इसरो की। तो ये उसका मॉडल यहाँ शो किया हुआ है। BAS-01 का मतलब भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये मैंने कल भी बताया था आपको। तो भारत की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा की स्थिति में निर्णायक बदलाव हुए हैं 2013-14 से 2025-26 में। और रक्षा बजट में वृद्धि कितनी हुई है? 6.81 लाख करोड़, ठीक है। और ऐसे ही स्वदेशी रक्षा उत्पादन में वृद्धि हुई है 1.5 लाख करोड़।
इसके साथ साथ यहाँ रक्षा निर्यात में वृद्धि हुई है 23,622 करोड़। रक्षा निर्यात, रक्षा उत्पादन, इन सब चीज़ों में 10 सालों में वृद्धि हुई है, देखने को मिली है। नेक्स्ट, ईटी वर्ल्ड लीडर फोरम 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया। इसमें कुछ बातें उभर के आई, वो है भारत की सौर ऊर्जा क्षमता में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। 2014 में ये थी सोलर पीवी मॉड्यूल निर्माण क्षमता 2.5 में गीगावाट थी और ये आज बढ़कर कितनी हो गई है, 100 गीगावाट तक पहुंच गई है। यानी सोलर ऊर्जा को ज़्यादा इसमें छूट दी गई और सोलर ऊर्जा के लिए अच्छे कदम उठाए गए और इस गवर्नमेंट में ये उपलब्धि भारत की नवीनीकरण, रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन ट्रांजिशन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारत का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में ऊर्जा आत्मनिर्भरता और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी बने। यहाँ इन 4-5 लाइनों में जो काम की लाइन ये है कि पहले 2.5 गीगावाट थी और अब क्या हो गई है, 100 गीगावाट तक पहुँच गई है। किसकी? सोलर पीवी मॉड्यूल निर्माण क्षमता, जो सोलर के जो मॉड्यूल बनते हैं ना वो। नेक्स्ट जो है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ये एक क्या परिचित है क्या? मोदी जी ने तो कह दिया कि इससे आप भली भांति परिचित हैं, ठीक है। ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन क्या है? ये एक परियोजना है जो डिजिटल लाइब्रेरी प्रदान करती है इंडिया के लोगों को, इंडिया के स्कॉलर्स को, इंडिया के स्टूडेंट्स को। वहाँ वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो जर्नल्स है वो फ्री में पढ़ सकते हैं एक बार सब्सक्रिप्शन से। आपने देखा होगा कि जब भी आप नेट पे जनरली साइंस के स्टूडेंट ज़्यादा जानते हैं, उनको अगर किसी टॉपिक विशेष के लिए ज़रूरत पड़ती है तो वो जर्नल्स खंगालते हैं नेट पे और हर एक जर्नल पे डॉलर लिखे हुए होते हैं कि इसका ये एक पेज इतने डॉलर पर सेल होगा, ठीक है। तो इस तरह आपको अलग अलग, चाहे वो एल्सवेयर हो, चाहे वो स्प्रिंजर हो, इनके जो जर्नल्स होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। देखिए 2-2 पेज भी 10-10, 20 पेज डॉलर में बिकते हैं। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से सहूलियत प्रदान की हुई है कि यहाँ जो डिफरेंट टाइप के शोध लेख, रिसर्च पेपर है और जर्नल बोलते हैं जो प्रकाशित हो जाते हैं रिसर्च पेपर, उनको तो ये मुफ्त में उपलब्ध करवाए जाएंगे। यानी एक बार सब्सक्रिप्शन लो आप और तब आपको ये मिल जाएंगे। 13,000 अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाएं हैं इस पर्टिकुलर पोर्टल पर। पोर्टल कह दो चाहे डेटाबेस कह दो। और भारत सरकार ने इसके लिए 6,000 करोड़ रुपए 2024 से 27 तक आवंटित किए हैं। डेटाबेस को इनफिलनेट इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, इसकी फुल फॉर्म है इनफिल आइबनेट का। तो ये परियोजना यूजीसी ग्रांट कमीशन की है, ये भी ध्यान रखना। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन राशन कार्ड, ऐसे ही वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन एक रिसर्च पेपर से रिलेटेड योजना है, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शोध और नवाचार को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों और शिक्षकों को महंगे रिसर्च जर्नल मुफ्त में उपलब्ध करवाना और शोध की गुणवत्ता और पहुंच को बेहतर बनाना इस वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के मेन उद्देश्य हैं, मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, अभी जो मोदी जी का ये ईटी वर्ल्ड लीडर फोरम 2025 में संबोधन हुआ है, मतलब आज, तो उन्होंने ये घोषणा करी है कि घरेलू रूप से जो निर्मित सेमीकंडक्टर है वो 2025 के अंत तक अपने बाज़ार में उपलब्ध रहेगा। आप जानते हो ये जो सेमीकंडक्टर चिप है वो डिफरेंट टाइप के गैजेट्स में यूज में आती है, मोबाइल्स में भी यूज में आती है। और दूसरी बात उन्होंने जो घोषणा करी है, इंडिया का अपना एक 6G नेटवर्क होगा। तो भारत को टेक्नोलॉजी व दूर संचार सेक्टर में वैश्विक अग्रणी बनाना अपना एक मुख्य उद्देश्य है। तो डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर बनाना, विदेशी चिप्स पर निर्भरता कम होगी ऐसा होने पर, और हाई स्पीड नेटवर्क का स्टार्टअप जनरेट होगा, उद्योग और शिक्षा को इसमें लाभ होगा, ठीक है। तो ये भारत का अपना एक 6G अब आने वाला है, ये घोषणा हुई है। और सेमीकंडक्टर चिप तो इस साल के अंत तक बन जाएगा। नेक्स्ट, पंचायत निकायों के पुनर्गठन को सीएम की मंजूरी मिल चुकी है कि उनके परिसीमन हो और उसके बाद में यहाँ निर्वाचन होगा इनका, ठीक है। और
ये पड़ोसी अपने इंडिया के पड़ोस में क्या क्या हो रहा है उसकी बात थी कि जो विक्रम सिंघे हैं श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति, उनको अरेस्ट कर लिया गया CID ने, और उन पे आरोप था कि सरकारी पैसे से ये निजी यात्रा करते हैं। ठीक है, और विक्रम सिंघे को जिन धाराओं में आरोपी बनाया गया उनमें 20 साल की सज़ा का प्रावधान है। कोलंबो में कोर्ट में ले जा रहे हैं इनको। कोई बात नहीं, ये तो पड़ोस में क्या हो रहा है ये है। ऑनलाइन गेमिंग बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। अब आप विंजो, ड्रीम 11 ये जो खेलते थे ना, पैसे दे देकर जो गेम खेलते हैं उन पे पूरी तरह से रोक लग गई है। सारे ऑनलाइन गेम्स पे रोक नहीं लगी हुई है। जो बिना पैसों में खेले जाते हैं वो तो, जिनमें क्रिएटिविटी है उन पे तो रोक नहीं है, बट जो पैसों के लेन देन से खेले जाते हैं, एक तरह से सट्टे लगते थे, उन पे रोक लग चुकी है। ठीक है, तो रियल मनी जो गेम है वो सारे बंद हो गए। कल मैंने बताया था आपको इस बारे में, और नहीं पता है तो कल से ही शुरुआत करी मैंने, देख लेना। नेक्स्ट बाकी देखते हैं आगे कब तक चलता है ये, कब तक फीडबैक मिलता है ऑडियंस का। एक स्कॉलरशिप चली थी अशोक गहलोत गवर्नमेंट में, विवेकानंद स्कॉलरशिप। तो इसमें जो पहले संख्या थी टोटल 500 छात्र थे, और इनमें 300 विदेशी और 200 भारतीय संस्थान शामिल थे। टोटल 500 संस्थानों में जो छात्र है अध्ययन कर सकते थे। अब जो है वो 300 विदेशी, उनमें से 150 कम कर दिए, 150 इधर बढ़ा दिए, देश में बढ़ा दिए, यानी 350 इधर कर दिए और इधर 150 कर दिए। तो अब 150 विदेशी और 350 भारतीय संस्थान शामिल कर लिए गए हैं नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। ये कुछ चेंजेस हुए हैं विवेकानंद स्कॉलरशिप। ये क्या है, विदेशों में टॉप यूनिवर्सिटी में अध्ययन करने के लिए स्कॉलरशिप मिलती है स्टूडेंट्स को। ये विवेकानंद स्कॉलरशिप है जो अशोक गहलोत सरकार के टाइम पे लॉन्च हुई थी। ठीक है, और ये इसके प्रोज एंड कॉन्स है कि इससे क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। अभी इसमें क्या चेंजेस हुआ है ये मैंने बताने की कोशिश करी है। नेक्स्ट जो है, आज नेशनल स्पेस डे है, तो आपका भी मन करता होगा, जानने की इच्छा होती होगी कि स्पेस में हम भी अपना करियर कैसे बनाएं। तो स्पेस में करियर बनाने के लिए मेन बात ये है कि क्या होना, स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। फिजिक्स और मैथ का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। ये बातें तो बाद की है। 12 से ही JEE मेन के थ्रू, एडवांस के थ्रू आप जो फेमस IIT है, IIST है, गेट के थ्रू, नेट JRF के थ्रू, और इसरो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू डायरेक्ट इसरो में जो वैज्ञानिक की पोस्ट निकलती है वहाँ अप्लाई करके और स्पेस में आप भी अपना भाग्य आजमा सकते हैं। एयरफोर्स में भी आप NDA के थ्रू एयरफोर्स में जाके और अच्छे पायलट बन के भी यहाँ इसरो में जा सकते हैं, स्पेस में काम कर सकते हैं। या आपको जैसे स्पेस एक्स, जैसे वो भी गए हैं अपने शुभांशु शुक्ला, तो स्पेस एक्स और नासा के बीच कोलैबोरेशन से वो उनका जो स्पेस में यान गया है। तो इस तरह आप इन पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स के थ्रू यहाँ एंट्री ले सकते हो। ऐसे ही देश की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है जो एस्ट्रो साइंस में गिनी जाती है, तिरुवनंतपुरम स्पेस साइंस के लिए स्पेशली ये खास तौर पर बना हुआ संस्थान है। IIST तिरुवनंतपुरम, IISc बेंगलुरु ये रिसर्च और MTech MSc PhD प्रोग्राम के लिए, IIT बॉम्बे, NIT त्रिची राउरकेला, ये कुछ अच्छे संस्थान हैं जहाँ से आप निकलोगे तो आपको इसरो में डायरेक्ट एंट्री मिल सकती है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त इन अच्छी चीज़ों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया करो आप। बाकी जो चाट पकौड़ी मसाले वाले जो खबरें हैं उनको कम टाइम दिया करो। नेक्स्ट जो है वो है, ये कुछ ऐसे मेरे को कॉलम अच्छे लगे इसलिए मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अमेरिका को 1886 में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस यूरोपीय देश ने भेंट स्वरूप दिया था, वो है फ्रांस। और ये जो मंदिर है ना, ये कौन सा मंदिर है जिसे गुप्त काशी कहा जाता है। ठीक है, मंदिरों का गांव भी कहा जाता है। ये मालूटी मंदिर है झारखंड का।
ये इस पिक्चर में सर आपको क्या करंट लगा? इस पिक्चर में मेरे को ये करंट लगा, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? विजया रहाटकर है। आगे चलते हैं। ये वही बात है जो मैं रिपीट कर चुका हूँ कि अगर अंतरिक्ष की दुनिया में आप करियर की उड़ान भरना चाहते हैं तो एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं। इसके लिए 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना ज़रूरी है। ठीक है, फिजिकल साइंस में आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, बायोलॉजिकल साइंस में रिसर्च में मैथ, या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी एक इंजीनियरिंग का एक सेक्टर होता है, उसमें भी आप जा सकते हैं। ठीक है, और भारत में वायुसेना में क्या अच्छा अनुभव रखते हैं ना, जो लड़ाकू जेट विमानों के पायलट है, उनको भी यहाँ प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, और पढ़ने के लिए आप कहाँ जाओ? IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT अच्छे IIT इंस्टीट्यूट है, वहाँ से आप अगर ग्रेजुएशन करो तो आपके लिए वो अच्छे अवसर मिल सकते हैं। ऐसे ही ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। सुदर्शन चक्र मिशन, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था और इसका उद्देश्य भारत की आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाना है। ठीक है, 10 वर्षीय रक्षा परियोजना है ये सुदर्शन चक्र मिशन। ऐसे अलास्का समिट क्या है? हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एंड रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की अलास्का में मुलाकात हुई, इसे अलास्का समिट कहते हैं। इस पर भी थोड़ा सा आप ध्यान दे लेना। वैक्यूम इफेक्ट क्या है? जो दिल्ली में कुत्तों का आतंक है, उसमें स्ट्रीट डॉग्स को हटाने के लिए वैक्यूम इफेक्ट चर्चा में। ऐसे हालात तब बनते हैं जब किसी जगह से डॉग्स को हटाया जाता है तो उनके स्थान पर नए डॉग आकर बस जाते हैं, यानी उन्हें हटाना आसान नहीं होता है। तो ये दिल्ली में कुत्तों को इवैक्यूएट करने से रिलेटेड एक तरह से वो ऑर्डर निकला है। तो ये कुछ खास खबरें थी जो मेरे को नज़र आई। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक शुभ रात्रि।